हम्म। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक फिल्मी कहानी की रूपरेखा है। इसका शीर्षक है द फ्लाइट ऑफ ट्रूथ, अनवीज वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। हम्म। और इसकी शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो आपको सीधे कहानी के अंदर खींच लेता है। हाँ, और ये सवाल आजकल के माहौल में आप देखिए बहुत सटीक बैठता है, जहां हम हर खबर पर थोड़ा थोड़ा शक तो करते ही हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआती पंक्तियां ही कुछ ऐसी हैं। अगर कोई प्लेन क्रैश सिर्फ हादसा ना हो, अगर उसके पीछे सच को दबाने की साजिश हो, और अगर उस सच की चाबी एक बीटी के हाथ लग जाए, तो क्या वो सत्ता से टकराने की हिम्मत कर पाएगी? और बस यहीं पर एक अच्छी थ्रिलर की पहचान हो जाती है। सही कहा। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक नैतिक चुनौती है। एक तरह से डेविड बनाम गोलियत की कहानी का मंच तैयार हो जाता है। जो हमेशा काम करता है। हमेशा। क्योंकि ये हमारी उस गहरी इच्छा को छूता है, जहां मानते हैं कि एक अकेले इंसान का साहस वो किसी भी भ्रष्ट सिस्टम से ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो आज हम इसी सस्पेंस के ताने बाने को थोड़ा खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि ये कहानी कैसे परत दर परत एक साजिश को उजागर करती है। हाँ, हमारा मकसद ये देखना है कि कहानी कहने के कौन से तरीके, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, एक ईमानदार मंत्री की मौत से लेकर सबूतों की उस छोटी सी कड़ी तक। बिल्कुल, जो पूरे सिस्टम को हिला देती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि असली क्रैश जमीन पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में होता है। चलिए तो फिर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक ईमानदार मंत्री से, आर्यवर्धन देशमुख। वो एक आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। मीडिया इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण प्लेन क्रैश बताता है, और सरकार जांच का दिखावा करके इसे एक हादसा घोषित कर देती है। केस बंद। तो ये है कहानी का पहला स्तर, आधिकारिक सच। वो सच जो जनता को बताया जाता है ताकि ज्यादा सवाल ना उठे। सही कहा। और ज्यादातर थ्रिलर कहानियों की खूबसूरती इसी में है, वो इस आधिकारिक सच के नीचे दबे हुए सच को खोद कर निकालती हैं। और यहीं पे कहानी में एंट्री होती है अनवी की, जो मंत्री की बेटी है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सिर्फ एक हादसा था। उसे अपने पिता के सामान से 3 चीजें मिलती हैं, एक पुरानी फाइल, एक पेन ड्राइव और एक छोटी सी ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब देखिए ये 3 चीजें कितनी दिलचस्प हैं। फाइल, पेन ड्राइव, रिकॉर्डिंग। ये महज सुराग नहीं है, ये प्रतीक है। बिल्कुल, ये उस सच के प्रतीक हैं जिसे सिस्टम ने दफन कर दिया। फाइल शायद पुराने कागजी सबूतों का प्रतीक है, पेन ड्राइव आज के डिजिटल युग का डेटा, वीडियोस, ईमेल्स। हाँ, और रिकॉर्डिंग वो मानवीय आवाज है, एक ऐसा सबूत जिसे झुटलाना सबसे मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ सुराग नहीं बल्कि एक तरह से उसके पिता की छोड़ी हुई एक पहेली है। हाँ, एक विरासत है जिसे उसे सुलझाना है। यहीं से अनवी का सफर शुरू होता है, जो एक बेटी के शोक से बढ़कर न्याय की लड़ाई बन जाता है। और जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचती है, खतरे भी बढ़ने लगते हैं। कहानी के नोट्स में लिखा है कि जो गवाह मदद करने की कोशिश करते हैं वो या तो मार दिए जाते हैं या गायब हो जाते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं। ये कहानी में तनाव बढ़ाने का एक बहुत ही क्लासिक और बहुत असरदार तरीका है। हाँ, क्योंकि दुश्मन कोई एक चेहरा नहीं है। बिल्कुल, दुश्मन पूरा का पूरा सिस्टम है। जब गवाह और सबूत गायब होने लगते हैं तो ये अनवी के संघर्ष को बहुत व्यक्तिगत और साथ ही बहुत बड़ा बना देता है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। जब आप सिस्टम से लड़ रहे हैं तो आप मदद के लिए जाएंगे कहाँ? सही सवाल है। पुलिस, अदालत, जब वो सब भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं। ये किरदार के अकेलेपन को बहुत गहरा कर देता है। हर दरवाजा बंद नजर आता है। और यहीं पर कहानी एक साधारण क्राइम थ्रिलर से आगे बढ़कर एक पॉलिटिकल थ्रिलर बन जाती है। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हत्या किसने की, बल्कि ये है कि सिस्टम इस हत्या को क्यों छिपा रहा है। दांव पर सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं है, पूरी व्यवस्था की ईमानदारी दांव पर है। सही कहा। ये डर को और भी गहरा बना देता है। और ये लड़ाई कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अनवी को एक बहुत बड़ा नैतिक फैसला लेना पड़ता है। अच्छा, नोट्स में लिखा है जब सच्चाई की कीमत एक निर्दोष जान बन जाए तब फैसला आसान नहीं होता। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। झूठ बोलकर एक जान बचाना या सच बोलकर सिस्टम को हिला देना। जब मैंने ये लाइनें पढ़ी तो सच कहूं एक पल के लिए मैं रुक गई। ये कहानी का भावनात्मक और नैतिक शिखर है। कहानीकार यहाँ दर्शक से एक बहुत गहरा सवाल पूछ रहा है। हाँ, क्या एक बड़े सच के लिए एक छोटी निर्दोष जान की कुर्बानी दी जा सकती है?
ये वो पल है जो अन्वी के किरदार को हमेशा के लिए परिभाषित कर देता है। और उसका चुनाव? कहानी के नोट्स में साफ लिखा है, अन्वी ने झूठ नहीं चुना। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन ये उसके चरित्र की पूरी ताकत दिखा देता है। बिल्कुल, उसका ये फैसला उसे एक साधारण किरदार से एक हीरो में बदल देता है। हीरो वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर के बावजूद सही काम करता है। हाँ, इस एक फैसले से वो सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला नहीं ले रही, बल्कि वो उस सिस्टम को चुनौती दे रही है जो लोगों को ऐसे असंभव चुनाव करने पर मजबूर करता है। तो अन्वी ने वो रास्ता चुना जो सही था, लेकिन सबसे मुश्किल भी। अब उसके पास सच तो था, लेकिन उसे साबित करने के लिए उसे सिस्टम के दिल में जाना पड़ा। अदालत में। हाँ, अदालत में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। बिल्कुल, और अदालत का सीन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अब तक जो लड़ाई अंधेरे में चोरी छिपे लड़ी जा रही थी, वो अब सबकी नजरों के सामने आ जाती। हाँ, सच का सार्वजनिक मंच। और कहानी के नोट्स बताते हैं कि क्लाइमेक्स में एक वीडियो जलाया जाता है जिसमें दो भाई आमने सामने होते हैं, एक सच के साथ और दूसरा सत्ता के साथ। ये पारिवारिक विश्वासघात का एंगल कहानी को और भी ज्यादा इमोशनल बना देता है। और ये सिर्फ भ्रष्टाचार की कहानी नहीं रह जाती है, ये विश्वासघात की भी कहानी बन जाती है। और यहीं पर वो निर्णायक मोड़ आता है जिसके बारे में कहा गया है, और पहली बार प्लेन क्रैश शब्द का मतलब बदला। बहुत शक्तिशाली पंक्ति है ये, है ना? ये बताती है कि कैसे एक शब्द जिसे हम दुर्घटना का पर्याय मानते थे, अब एक सोची समझी हत्या का प्रतीक बन गया। ये नैरेटिव की असली ताकत है। ये शब्दों और घटनाओं के अर्थ को बदल सकता है। जो पहले एक तकनीकी विफलता लग रही थी, अब वो एक ठंडे दिमाग से की गई साजिश के रूप में सामने आती है। और अंत में अदालत का फैसला आता है। कहानी की रूपरेखा इसे बहुत सीधे शब्दों में बताती है। ये हादसा नहीं था, ये हत्या थी। तो सच की जीत होती है। हाँ, सत्ता गिर जाती है और सच की जीत होती है। एक तरह से ये एक संतोषजनक अंत है। हाँ, ये दर्शकों के लिए बहुत संतोषजनक है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं लगता? असल दुनिया में क्या एक वीडियो सबूत से पूरी सत्ता इतनी आसानी से गिर जाती है? शायद इसीलिए कहानी यहाँ एक खुशनुमा अंत के साथ खत्म नहीं होती। अच्छा, इसमें एक और पंक्ति जोड़ी दी है, लेकिन इस जीत में भी एक बेटी ने अपना पिता खोया था। यही बात इस अंत को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। ये दिखाता है कि न्याय की लड़ाई की एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कीमत होती है। जीत मिल जाती है, सिस्टम बदल जाता है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं। ये एक यथार्थवादी और भावनात्मक रूप से परिपक्व अंत है। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। इस कहानी की रूपरेखा का जो समापन है वो एक बहुत गहरे विचार के साथ होता है। हर प्लेन क्रैश मलबे में नहीं मिलता, कुछ क्रैश सिस्टम के भीतर होते हैं। वाव! और हर अनवे इतनी मजबूत नहीं होती। ये लाइन कहानी के पूरे आइडिया का निचोड़ है। सिस्टम का क्रैश एक शक्तिशाली रूपक है। ये उन अदृश्य विफलताओं की ओर इशारा करता है जो किसी भी हवाई दुर्घटना से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। नैतिकता का क्रैश, न्याय का क्रैश, भरोसे का क्रैश। लेकिन साथ ही ये एक उम्मीद भी देती है। आखिरी पंक्ति है, लेकिन जब कोई खड़ी होती है तो इतिहास बदल जाता है। तो इस पूरी रूपरेखा को देखने के बाद ये साफ है कि ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए बनाया गया थ्रिलर नहीं है। नहीं, ये सच, सत्ता और साहस जैसी बड़ी थीम को एक्सप्लोर करने के लिए कहानी कहने के बहुत प्रभावी तरीकों का इस्तेमाल करता है। और ये हमें ये भी दिखाता है कि कहानियां क्यों जरूरी हैं। वे हमें ऐसी दुनिया दिखाती हैं जहां एक व्यक्ति का साहस मायने रखता है, जहां सच की जीत होती है। बिल्कुल। और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की कहानियां जो एक अकेले व्यक्ति को एक शक्तिशाली सिस्टम के खिलाफ खड़ा करती हैं, वो हमें असल दुनिया के बारे में क्या सिखाती हैं? अच्छा सवाल है। क्या वे हमें उम्मीद देती हैं कि बदलाव संभव है, या वे सिर्फ हमारी उस इच्छा को दर्शाती हैं कि काश ऐसा हो पाता? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक व्यक्ति की आवाज में वाकई इतनी ताकत हो सकती है कि वो इतिहास को बदल दे, जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है? ये सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।